हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स का मतलब आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी कितने टाइप्स के होते हैं। मनी का हमने मीनिंग समझ लिया था कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या मनी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए आप यूज करते हो। कितने टाइप्स के मनी हो सकते हैं, आज हमें उसको देखना है। देखो, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एक बाय वन सारे करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फिएट मनी। फिएट मनी फिएट मनी क्या होता है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। मनी विच इज issued by the authority of government। देखो कितना सिंपल सा मीनिंग। ऐसी मनी जिसको किसने इशू किया है, ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट ने इशू किया है या गवर्नमेंट की कोई बॉडी है या कोई ऑथोरिटी उसने फॉर्म कर रखी है, उसने इशू किया। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की कौन सी ऑथोरिटी होती है जो मनी को इशू करती है? सिंपल सा आंसर है सेंट्रल बैंक। तो किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक है, वो मनी को इशू करती है। अभी इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की कौन सी ऑथोरिटी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कौन सी ऑथोरिटी है जो करेंसी इशू करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक बार दोबारा, फिएट मनी कौन सी है? वो मनी जो इशू की गई है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट ऑथोरिटी के थ्रू, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इशू किया। अगर कोई बॉडी नहीं बना रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इशू करती है। जनरली, हमेशा नहीं बोल रहा, हर कंट्री का, जनरली हर कंट्री में कौन सी ऑथोरिटी होती है? सेंट्रल बैंक, जो आपकी मनी इशू करती है। सेंट्रल बैंक इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन सा सेंट्रल बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1935 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1935। और ये नेशनलाइज्ड कब हुआ था? 1949 में। चलो इसको रहने दो, ये बैंकिंग वाला जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत अच्छे से कराएंगे। अभी के लिए इतना काफी है। कौन सी ऑथोरिटी इंडिया में जो करेंसी इशू करती है, ये मनी इशू करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, जो ये इशू करती है इसमें आपके दोनों तरह की चीजें आती है। कौन कौन से? नोट्स भी आते हैं, प्लस में कॉइन्स भी आते हैं। नोट्स भी आएंगे, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, सारे नोट्स। और कॉइन्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सारे नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट ₹1। अब देखो, आप अभी के स्टूडेंट हो, जिनका बर्थ 1995-6 उससे पहले हुआ था, तो उन्होंने देखा होगा कि ₹1 का नोट भी आता था। अभी आप फाइंड आउट करोगे या गूगल पे चेक करोगे, यूट्यूब पे चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। वो नोट होता है, छोटा सा नोट होता है। उस नोट को छोड़कर जितने भी नोट बच गए, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, जो भी गवर्नमेंट ने वापस रिकॉल कर लिया, अब वो तो सर्कुलेशन से बाहर हो गया। तो सारे नोट कौन इशू करता है एक्सेप्ट ₹1 नोट? आरबीआई। और इंडिया में कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ₹1 का नोट और ऑल कॉइन्स, 1 का कॉइन, 5 का कॉइन, 2 का कॉइन, 10 का कॉइन, सारे कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सा इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर वो लिखा नहीं है तो कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप समझिए, फिएट मनी जो इशू करती है ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जनरली सेंट्रल बैंक। इंडिया की ऑथोरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपनी वर्किंग कब स्टार्ट कर दी? 1935 में स्टैब्लिश हो गया था। मनी में दोनों चीजें आएंगी आपकी, नोट्स भी कॉइन्स भी। नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट ₹1 नोट। और कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखो,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो ₹10 के ऊपर या किसी भी नोट के ऊपर देखना, वहां पे गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर है उसके साइन होंगे। करंट में कौन है गवर्नर? शक्तिकांता दास। करंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। उनके साइन होते हैं नोट्स के ऊपर, और वहां पर लिखा था कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब लीगली इशूड है। इसका मतलब गवर्नमेंट इशू करती है, इसीलिए ये लीगल नोट होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है? लीगल मनी बोल सकते हो आप। दूसरा नाम क्या है? लीगल मनी। लीगल मतलब गवर्नमेंट इसके लिए बाउंड होती है, और जो एक्सेप्टर होता है वो भी बाउंड होता है कि इसको एक्सेप्ट करे। वो डिनाई नहीं कर सकता। आप किसी को अगर 500 का नोट दे रहे हो कुछ भी चीज परचेज करने के लिए, तो सामने वाला पर्सन आपको डिनाई नहीं कर सकता कि मैं ये करेंसी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लीगल मनी होते हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ठीक है। इशू कौन करता है? ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसमें दोनों चीजें होती है, नोट्स भी होते हैं और कॉइन्स भी होते हैं, और ये लीगल टेंडर मनी होता है। लीगल टेंडर मतलब जब तक गवर्नमेंट चाहे तब तक वो पैसा चल सकता है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट ने उसका टेंडर विड्रॉ कर लिया उस दिन के बाद वो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे यार 2016 में नवंबर में 500 के और 1000 के नोट टेंडर से विड्रॉ कर लिए थे, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो लीगल टेंडर मनी होता है। नोट्स प्लस कॉइन्स, अब देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आपको परचेज करनी है एक बाइक, और बाइक परचेज करनी है आपको केटीएम, और रफली हम मान लेते हैं कि केटीएम की जो प्राइस होती है वो कितनी होती है? 2,50,000। अब बताओ, आपको परचेज करनी है बाइक केटीएम, ठीक है। तो ऐसा है कि क्या आपने गुल्लक से सारे के सारे कॉइन निकाले, पिगी बैंक से निकाले, जहां जहां पे थे वहां से आपने कॉइन निकाले और 2.5 लाख जमा किए और पहुंच गए आप केटीएम के शोरूम पे कि भैया मुझे केटीएम बाइक चाहिए और ये लो कॉइन्स आप गिनो और मैं केटीएम बाइक लेके जा रहा हूँ? ऐसा पॉसिबल है? केटीएम वाला मना कर सकता है? देखो अभी हमने पढ़ा, लीगल टेंडर कोई भी एक्सेप्ट करेगा, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो कॉइन्स होते हैं वो एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। वो एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? लिमिटेड लीगल टेंडर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर। और कितनी लिमिट तक? यहाँ पे आपको करंटली 1,000 रुपीज। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है और उसके लिए आप कॉइन्स दे रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व सिर्फ 1,000 कॉइन तक सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उससे ज्यादा की वैल्यू आपने कुछ परचेज की है और आप उसके लिए कॉइन्स दे रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपको डिनाई कर सकता है कि मैं आपकी कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है कॉइन्स की? ₹1,000। इसलिए क्या बोलते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर। एक लिमिटेड अमाउंट ही एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा आप कॉइन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको मर्सिडीज परचेज करनी है, तो क्या 50 लाख के कॉइन लेके जाओगे? सीधी सी बात है, सामने वाला गिनते गिनते मर जाएगा। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है सिर्फ। लेकिन नोट्स आप कितनी भी लिमिट तक लेके जा सकते हो, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कॉइन्स होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड से नहीं है, लिमिटेड का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेशन से, कितने डिनोमिनेशन तक आपका एक्सेप्टेबल है। तो 1,000 रुपीज तक आपका एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा सामने वाला पर्सन चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो वो डिनाई भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है उसके बाद। लेकिन नोट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर, आप जितने नोट देना चाहो दे दो, सामने वाला पर्सन डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगली इशूड मनी होती है। समझ गए? फेट मनी कौन सी होती है? विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट। अब देखो सेकंड देखते हैं। अब सेकंड कौन सी है? सेकंड है फिड्यूशियरी मनी। सेकंड कौन सी है? फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम से बोल सकते हैं अल्टरनेटिव मनी। अब देखो,
इस नाम से हम सुनते हैं तो बहुत बार कंफ्यूज होता है कि ये कौन सा मनी है, फिड्यूशियरी मनी, लेकिन ये वाला नाम जो है वो इजीली प्रोनाउंस होता है, इजीली हमको इसका मीनिंग पता है। अल्टरनेटिव मतलब कुछ ना दूसरा चीज हम कर सकते हैं। फेट मनी कौन सी थी हमारी? लीगल टेंडर मनी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट। लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे डिफिकल्टी होती है, यहाँ पे जहाँ पे उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता कि हम मनी को ही यूज करें जो गवर्नमेंट ने इशू की है, वहां पे उसकी जगह हमें कुछ और चीज भी यूज करनी पड़ती है। इसका मतलब उस करेंसी की जगह हमें उस टाइम पे कुछ और भी यूज करना पड़ सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। इसलिए क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। कि मन करेंसी की जगह पे आप कुछ और चीज यूज कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ करेंसी, यहाँ पे वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा मनी, ठीक है? तो इसमें करेंसी आती है, बताया था पहले भी मैंने कि करेंसी को मनी बोलते हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि करेंसी मनी और मनी करेंसी, कुछ भी मनी हो सकता है जो आप एज ए मीडियम में यूज कर रहे हो। तो करेंसी की जगह कुछ आपको और अल्टरनेटिव यूज करना है, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो? अल्टरनेटिव मनी। और उसका दूसरा नाम क्या है आपका? फिड्यूशियरी मनी। तो ये कौन सा हो गया? इट रेफर्स टू दैट मनी, इट रेफर्स टू दैट मनी which is exchange on the basis of ट्रस्ट, या बोल सकते हो फेथ। इसका मतलब वो मनी जिसको आप आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, किस बेसिस पे? ट्रस्ट के बेसिस पे, कि दो पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये ए है, फॉर एग्जांपल ये राम है, और ये भारत है। भारत बोल लो, भारत बोल लो। ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज नहीं कर रहे, उसके अलावा कुछ और चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, और उसके लिए दोनों आपस में क्या है? फेथफुल है। राम को भरत पे विश्वास है, भरत को राम पे विश्वास है, इसलिए उस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, अदरवाइज एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अगर एक दूसरे को विश्वास नहीं तो डिनाई कर देंगे, क्योंकि लीगली इश्यूड तो है नहीं। ये वाली लीगली इशू है, ये वाली लीगली इशू नहीं है, इसलिए इसको नॉट लीगल टेंडर भी बोल सकते हो आप, नॉट लीगल टेंडर। गवर्नमेंट इसके लिए बाउंड नहीं है। कल ने किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया तो गवर्नमेंट कह देगी हम इसके लिए बाउंड नहीं, हमने ये चीज इशू नहीं की थी, आपने अपने फेथ और ट्रस्ट के बेस पे एक्सचेंज किया था, तो आप लोग ही जानो, और कुछ हुआ है तो कोर्ट में जाओ, हमारे पास मत आओ। यहाँ पे गवर्नमेंट बाउंडेड है, गवर्नमेंट वहां पे बाउंडेड है कि सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसमें गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं है। ये आप एक्सचेंज कर रहे हो किस बेस के ऊपर? ट्रस्ट के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल भरत ने राम को दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते? गोल्ड। क्या दिया? गोल्ड। तो राम को अब क्या करना है? बदले में कुछ देना पड़ेगा, कुछ करेंसी देनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे करेंसी ना देके क्या इशू कर रहा है राम? चेक इशू कर रहा है। सुना ही होगा आपने, चेक इशू करता है, तो चेक इशू कर रहा है। इसका मतलब राम भरत को क्या दे रहा है? चेक। अब देखो चेक गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किए, गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आप चेक से पेमेंट करो, गवर्नमेंट ने पहले कह दिया हम बाउंडेड नहीं है। ये अपने विश्वास के ऊपर एक्सचेंज कर रहे हैं चेक। भरत को राम पे विश्वास है कि जो इसने चेक दिया है मैं अकाउंट में लगाऊंगा तो ये चेक चल जाएगा, ठीक है? तो ट्रस्ट किसके बीच में? राम के बीच में। तो जो देता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेयर। और जो रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? पे। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव मनी कौन सी है? विच इज एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, दैट मनी विच इज एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। चेक हो सकता है आपका, डीडी भी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम की एक चीज होती है जिसमें बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल होते हैं। तो ये सभी कौन से होते हैं आपके? अल्टरनेटिव मनी, फिड्यूशियरी मनी। तो एक बार दोनों का डिफरेंस देख लो। फेट मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, और वो लीगल होता है, लीगल टेंडर मनी होता है। फिड्यूशियरी मनी विच इज एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, गवर्नमेंट लीगली बाउंड नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? नॉट लीगल टेंडर। इसकी एग्जांपल आप बोल सकते चेक, डीडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो समझ गए दोनों का डिफरेंस। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। तो थर्ड टाइप कौन सा हो सकता है हमारा? थर्ड टाइप हो सकता हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी मतलब सिंपल सा, इट रेफर्स टू दैट मनी, इट रेफर्स टू दैट मनी व्हेन
फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, मतलब जिस मनी की फेस वैल्यू किसके बराबर हो, कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, फुल बोर्डेड मनी। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्या बता दें सर, फेस वैल्यू कमोडिटी वैल्यू नहीं समझ में आएगा। बहुत बड़ी एग्जांपल है, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 रुपीज का कॉइन, चलो 5 छोड़ो, 2 रुपीज का मान लो, 2 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। तो फेस वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन द मनी, सॉरी विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन करेंसी। जो आपका कॉइन है उसके ऊपर जो मेंशन है, क्या मेंशन है, 2 रुपए, तो ये फेस वैल्यू है। अगर मेंशन होता 5 तो फेस वैल्यू कितनी हो जाती, 5 रुपीज। अगर मेंशन होगा 10 तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर मेंशन होगा ₹1 तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर मेंशन होगा ₹2 तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। समझ गए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कौन सी होती है, विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन द करेंसी, सीधी सी बात है। विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन बोल सकते, करेंसी बोल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये 500 का नोट है, तो फेस वैल्यू कितनी है, 500 है। कॉइन पे लिखे 2 तो फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो फेस वैल्यू समझिए। कॉमोडिटी वैल्यू देखो, अब ये 2 रुपीज का कॉइन बिल्डअप करने में या मेकअप करने में या बनाने में किसी ना किसी मेटल का यूज हुआ है। तो ये जिस चीज से बना है ये किसी ना किसी मेटल से बना होगा। ये 500 का बना है, इसका मतलब ये किसी ना किसी पेपर से बना होगा। तो इस मेटल की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, लागत होगी। ऐसे इस पेपर की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। तो इस कॉस्ट की वैल्यू, सॉरी इस मेटल की क्या वैल्यू है, उसी को क्या बोलते हो, कमोडिटी वैल्यू। इस पेपर की क्या वैल्यू है मार्केट में, उसे क्या बोलते हो, कमोडिटी वैल्यू। ध्यान सुनो, फेस वैल्यू कौन सी होती है, विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन द करेंसी, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। और जिस चीज से उसको हमने बनाया है उसको बोलते हैं, जिस मेटल से बनाया, लो से बनाया, पीतल से बनाया, तांबे से बनाया, गोल्ड से बनाया, उस मेटल की कितनी वैल्यू है उसको बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। जैसे 500 को पेपर से बनाया तो पेपर की कितनी वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। जब फेस वैल्यू, इसका मतलब इसके ऊपर लिखा भी 2 रुपए और जिस मेटल से इसको बनाया है उसकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट को कितनी पड़ी है, 2 रुपीज, या उसकी कमोडिटी की मार्केट में वैल्यू भी कितनी है, 2 रुपीज। तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी 2 है, कमोडिटी वैल्यू भी 2 है। तो जैसे फेस वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कमोडिटी वैल्यू के, तो उसको क्या बोलोगे आप, फुल बॉडीड मनी। क्या बोलोगे, फुल बॉडीड मनी। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 500, और पेपर की वैल्यू बताओ, 500 होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, पेपर की वैल्यू कभी 500 से ऊपर हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा वो पेपर होता भी नहीं है जो हमने करेंसी देखी 500, हमेशा किससे होगी। ये तो है हमारा फेस वैल्यू। और फॉर एग्जाम्पल पेपर की वैल्यू है गवर्नमेंट को 7 रुपीज आई है, कितनी आई है, 7 रुपीज। तो ये कौन सी है, कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, फेस वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, तो ये फुल बॉडीड मनी तो नहीं हुआ। कि फुल बॉडीड मनी क्या बोलता है, फेस वैल्यू किसके बराबर होगी, कमोडिटी वैल्यू की। अगर फेस वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो इसी को बोलते हैं हम क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी में डिफरेंस क्या है, फुल बॉडी व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी व्हेन फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। तो कौन सी हो जाएगी, क्रेडिट मनी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, बहुत थोड़ा सा हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल दैट फेस वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन कमोडिटी वैल्यू। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या गवर्नमेंट ऐसा कभी करेगी, अगर करना चाहेगी। देखो हमने देख चुके, दोनों देख लिए, फेस वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर होगा तो कौन सी मनी है, फुल बॉडीड मनी है। फेस वैल्यू अगर ज्यादा कमोडिटी वैल्यू से तो क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिट मनी। क्या गवर्नमेंट ऐसा कभी कर सकती है कि फेस वैल्यू तो कम हो, कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक बनाया कॉइन ₹10 का,
तो फेस वैल्यू कितनी है हमारी 10, और जिस मेटल का यूज किया है उसकी वैल्यू है ₹20। ये कॉमोडिटी वैल्यू। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सीधा सा आंसर है नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो है, बना सकते कोई, लेकिन कोई भी बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिस मेटल से बना रखा है उसकी वैल्यू 20 रुपए है मार्केट में, तो कोई एज ए करेंसी उसको यूज ही नहीं करेगा। कैसे यूज करेगा? मार्केट में जाएगा, सीधा मेटल को मेल्ट करेगा, पिघलाएगा और उसको एज ए मेटल की फॉर्म में मार्केट में 20 रुपए में सेल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब बनाएगा नहीं कोई, क्योंकि इसमें नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, तो फुल बॉडेड और क्रेडिट आपका है। फुल बॉडेड मतलब फेस वैल्यू इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, क्रेडिट फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। ऐसे आपके सिलेबस में इतना ही है 12th बेस पे, लेकिन एक दो मनी और है जो समझ लो नॉलेज के लिए सिर्फ। कौन कौन सी? एक कमोडिटी मनी, ये बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, किसी भी कमोडिटी को हम बेस मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी कमोडिटी को हम यूज करेंगे एक्सचेंज के लिए। फॉर एग्जांपल आपने वीट को मनी मान लिया, अब आपको कोई भी एक्सचेंज करनी है, कोई भी सेल परचेज करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो किसका यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ वीट का। वीट ही एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई भी कमोडिटी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। राइस एक्सेप्टेबल, मान लो आइसक्रीम खरीदनी है तो वीट दे दो, आपको फ्रूट्स खरीदने हैं वीट दे दो, वेजिटेबल परचेज करने हैं वीट दे दो, राइस परचेज करने हैं वीट दे दो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम परचेज करें तो राइस दे दो, राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, तभी तो कमोडिटी मनी है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को मनी की फॉर्म में यूज करना। मेटल मनी, किसी भी एक मेटेलिक फॉर्म में किसी भी चीज का क्रिएशन किया उसको फिर हम यूज कर रहे हैं। जैसे आपने सिल्वर के कॉइन देखे होंगे, तो यहाँ पे सिल्वर के कॉइन मतलब सिल्वर को हम ऐसे यूज कर रहे हैं। गोल्ड के कॉइन देखे होंगे, ब्रॉन्ज के कॉइन देखे होंगे, स्टील के देखे होंगे, सॉरी देखे नहीं होंगे, सुने होंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो। सोने के सरफिया, सिल्वर के चमचिया, तांबे, लोहा, पीतल, ये सब चलते थे। तो ये कौन सी मनी है आपकी? मेटल मनी है। एक देखो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ज्यादा लोड नहीं लेना इसको लेके। एनिमल मनी, एनिमल मतलब एनिमल को आप यूज कर रहे हो एज ए मनी। कोई भी ट्रांजेक्शन परचेज करनी है, आप एनिमल को यूज कर रहे हो। एनिमल दे रहे हो, बदले में कुछ ले रहे हो, काऊ दे रहे हो, बीट ले रहे हो, किसी और काऊ दे रहे हो, राइस ले रहे हो, तो वहां पे एनिमल मनी। ठीक है, ये चलो ये तीनों तो कोई ऐसे एज सच खास नहीं है। अभी जो करंट में चल रहा है उसका देख लेते हैं एक बार। करंट में क्या चल रहा है? करंट में आपने सुना होगा ई मनी बहुत चल रहा है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मनी। ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, देखो ऐसे तो कोई आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन एसएमएस के थ्रू या इंटरनेट की हेल्प से या फिर इंटरनेट बैंकिंग आपने सुना हो, इन सभी की हेल्प से आपको हार्ड फॉर्म में मनी की, हार्ड फॉर्म में करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। सीधा सा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, नो हार्ड मनी रिक्वायर्ड। एसएमएस के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और आपने सुना होगा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी सीधा दिमाग में क्या आता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा। एक मशीन सी लगी होती है ऐसे, यहाँ पे स्वाइपर होता है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन से होती है, यहाँ पे बटन से होते हैं। पेट्रोल आपने फिल कराया, स्वाइप किया। आपने किसी शूज वाली शॉप से शूज परचेज किए, स्वाइप किया। इसका मतलब आपका अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके किसके पास चलेंगे? शॉपकीपर के पास चलेंगे, जिससे आपने परचेज किया वहां पे चलेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी बोलते हैं। एक देखो अब जो करेंटली चल रहा है वही चल रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर, यूपीआई। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेजोन पे, भीम यूपीआई, ऐसे बहुत सारी यूपीआई आ गई जिसमें आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो पैसे। उसमें हार्ड फॉर्म में रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कुछ एक टाइप है।
एक और जो नया कॉन्सेप्ट आया अभी, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एक नया कॉन्सेप्ट, वो देख लो थोड़ा सा। आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? डिजिटल मनी। क्या इंट्रोड्यूस किया है? डिजिटल मनी। डिजिटल मनी माने देखो अभी यूपीआई सिस्टम चल गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया इंडिया में। सभी लोग दुनिया वाले कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक रेडी वाला भी यूपीआई कर रहा है, आइसक्रीम वाला भी कर रहा है, सब्जी वाला भी कर रहा है, बड़े से बड़े रिटेलर, छोटे से छोटे रिटेलर यहाँ पे यूपीआई सब यूज कर रहे हैं। 2 रुपए का सामान लेना है, ये स्कैनर लगा हुआ है। 2 रुपए का सामान लेना, स्कैन। 5 रुपए का पेन लिया, स्कैन। 10 रुपए की नोटबुक ली, स्कैन। अब देखो इसे दिक्कत क्या हुई, इतनी ट्रांजैक्शन होती है दिन में। 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, फिर बस शाम को बर्गर खाने चले गए 25 रुपए, मौज खाने चले गए 100 रुपए। दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने स्टार्ट कर रही है। और अगर आप पासबुक अपडेट कराओगे तो पासबुक में पॉसिबल नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे शो किया जाए। तो इससे बैंकों के ऊपर लोड इंक्रीज हुआ है। कस्टमर के लिए तो इजी हो गया, रिटेलर के लिए भी इजी हो गया, लेकिन बैंकों के ऊपर लोड इंक्रीज हो गया कि हर ट्रांजैक्शन की आप रिकॉर्डिंग करो। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक नई मनी इंट्रोड्यूस की है, डिजिटल मनी। इंट्रोड्यूस नहीं की है, उसके ऊपर काम चल रहा है। मे भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में इंट्रोड्यूस हो जाए, मतलब अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इसमें क्या है, आरबीआई ने क्या बोला है कि आपके अकाउंट से, आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, वहां से फॉर एग्जाम्पल ₹2000 आपके डिजिटल मनी में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिजिटल मनी में। उसके बाद आपको 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की कुछ भी पेमेंट करनी करते रहना, हमारी सर्दी दिख रहा है। बस बैंक में एक एंट्री कर देंगे कि अमाउंट क्या हो गई है, डेबिट हो गई है, बैंक अकाउंट से जाके आपके डिजिटल मनी में ट्रांसफर हो गई है, फिर आप वहां से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल मनी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ही मनी है जो चल रहा है, लेकिन नए नए फॉर्म आते जा रहे हैं। ठीक है, एक और है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, बस ये लास्ट है, बस छोटा सा देखो ध्यान से। क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत फेमस हो रहा है और नॉट लीगल। गवर्नमेंट, कोई लीगल नहीं है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, ये अनकंट्रोलेबल चल रही है। इसमें एक आपने, एक है जो बहुत चलता है, बिटकॉइन। ठीक है, ये भी एक टाइप की करेंसी है, फॉर्म ऑफ मनी है, फॉर्म ऑफ मनी है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं करा इसका मतलब ये नहीं है। मनी का मतलब ये है कि कुछ भी आप यूज करो मीडियम के लिए, कुछ भी यूज करो किस चीज के लिए, मीडियम के लिए। आप कुछ भी अदला बदली के लिए यूज कर रहे हो, वो मनी है। चाहे वो कुछ भी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, करेंसी हो, डॉलर हो, रुपीज हो, बिटकॉइन हो, डिजिटल मनी, यूपीआई, कुछ भी हो, सब मनी है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की मनी है। वैसे एक टेक्निक होती है ब्लॉकचेन टेक्निक, ब्लॉकचेन टेक्निक। इस टेक्निक की हेल्प से ये बनाया गया क्रिप्टो करेंसी। लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं इसको, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोलेबल नहीं है, इसके ऊपर कोई लीगली एक्ट नहीं होता है, लोग कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वैसे डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पे आता भी नहीं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा फेट मनी, मनी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट, और ये लीगल टेंडर मनी होता है। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के होते हैं, कॉइन भी होता है और नोट्स भी होते हैं। तो कॉइन होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, और जो नोट्स है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, दूसरा फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी मनी, ये इसको बोल सकते हैं अल्टरनेटिव मनी, ये इसको बोल सकते हैं नॉट लीगल टेंडर मनी। ठीक है, फिड्यूशरी मनी कौन सा होता है? जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, किसके बेस पे? ट्रस्ट के बेस पे। पेयर और पे के बीच में आपस में ट्रस्ट होता है, वो अपने ट्रस्ट के बेस पे एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं कि हाँ, चेक दिया है तो बैंक से पैसे मिल ही जाएंगे, डीडी दिया बैंक से पैसे मिल ही जाएंगे, इसने बिल एक्सचेंज दिया तो फ्यूचर में कभी पेमेंट कर ही देगा। ठीक है, दोनों अलग, ये लीगल होता है, ये लीगल नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट बाउंडेड है कि इसके ऊपर गवर्नर के बाकायदा साइन होते हैं, और इस पे कोई साइन वगैरह नहीं होता, ये आपस में लोग ऐसे भी करते हैं।
फिर है फुल बोर्डेड मनी। फुल बोर्डेड मनी कौन सा होता है? जिसमें फेस वैल्यू इसके इक्वल होती है कॉमोडिटी की वैल्यू होती है, कि जो करेंसी के ऊपर लिखा गया वो फेस वैल्यू है और जिस मेटल से या जिस पेपर से बनाया वो कॉमोडिटी वैल्यू। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे हम? फुल बोर्डेड मनी बोलेंगे। फिर होता है क्रेडिट मनी। फेस वैल्यू ज्यादा होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। प्लास्टिक मनी कौन सा होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कॉमोडिटी मनी कौन सा होता है? जिसमें एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बेस बनाते हैं और उसी के थ्रू हम सारे एक्सचेंजेस या ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। और कौन सा होता है? ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक एसएमएस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। डिजिटल मनी, ये बता दिया, आरबीआई ने नया कॉन्सेप्ट इशू किया है। यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे बहुत सारे मनी हो सकते हैं, लेकिन आपके अगर 12th के बेस पे देखें तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, इसको कर लो बहुत। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।